अभी हम लोग कंसेप्ट लर्न करने वाले हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला कंसेप्ट लर्न किया हुआ है। उसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने मोमेंट जेनेटिक फंक्शन लर्न किया था और स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस टॉपिक के अंदर आने वाले पीडीएफ पीएमएफ फंक्शन को लर्न किया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में से अब तक जितना भी हम लोगों ने यहाँ पर सीखा हुआ है उसमें से एटलीस्ट 10 मार्क का तो एग्जाम में आने के चांसेस होंगे। और एग्जाम में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों कंसेप्ट में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पर क्या लिखा है उसके अंदर, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू बी फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर एम ब्रैकेट में मीन लिखा हुआ है एंड सिग्मा स्क्वायर ब्रैकेट में वेरियंस लिखा हुआ है। इफ़ इट्स पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई, ये रूट के अंदर लिखा हुआ है 2 पाई। ठीक है, डॉट सिग्मा e⁻⁻1/2 ब्रैकेट x माइनस एम अपॉन सिग्मा ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इस तरीके का अगर रिलेशन हमें मिलता है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन मिलता है, इन दैट केस वो रैंडम वेरिएबल कैसा होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करने वाला होगा। ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसा है नहीं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में बहुत ईजी होता है, कंसेप्ट भी बहुत ईजी है। आप लोग इसे इग्नोर कर दो, मैंने बोला डायरेक्टली इग्नोर कर दो, लेकिन डेफिनेशन ऐसी होती है तो इसके कारण मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक पॉइंट ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो उसे लाइक कर भी देना। तो ये लिखा हुआ फॉर्मूला कुछ काम का नहीं, तो उसके अंदर की कंडीशन भी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। आगे ध्यान दो, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। और CRV का मतलब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन एम और एंड स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा। ठीक है, इज रेफर एज मतलब देखो एक्स रैंडम वेरिएबल है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। वो कैसे लिखा जाता है सिंबल में या फिर रिप्रेजेंटेशन में, एक्स ये नेगेशन साइन कैपिटल एन ब्रैकेट के अंदर एम कॉमा सिग्मा लिखा हुआ। ठीक है, यानी कि एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर एम कॉमा सिग्मा। ठीक है, सिग्मा को क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन कहेंगे, यानी कि वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इसके आगे के पॉइंट इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यही हमें काम में आएंगे। ये डबल स्टार मार्क किया हुआ है। ठीक है, पहले जो भी पढ़ा था उस कुछ काम का नहीं था, अभी ध्यान दो वो, लेकिन डेफिनेट मतलब शुरुआत वैसे होनी चाहिए थी, इसलिए इसके कारण वो बता दिया। अभी यहाँ पे ध्यान देना, इफ़ कैपिटल एक्स इज नॉर्मल वेरिएट विथ पैरामीटर मीन, मीन का एम हो गया ये, और ये वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन का क्या हो गया, सिग्मा हो गया। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक्स से क्या बना रहा है, एक नया वेरिएबल बना रहे हैं जेड। लेकिन वो कैसे बनेगा, देखो z इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा लिखा हुआ है, इज ऑल्सो नॉर्मल वेरिएट विथ मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 1। ठीक है, यानी कि एक्स वेरिएट कैसा था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल था, लेकिन उससे हम लोगों ने क्या बना दिया जेड, उसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कहा जाएगा। ठीक है, इस केस में मीन कितना रहता है, हमेशा 0 होता है, और स्टैंडर्ड डिवीजन वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, यानी कि जेड को क्या कहा जाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कहा जाएगा। लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो, अगर अपने पास एक्स नॉर्मल वेरिएट है तो एक्स नॉर्मल वेरिएट को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कैसे बनाया जाता है, एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा कर जो बनेगा उसको जेड से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। इसके आगे कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड की वैल्यू एक जैसी होती है, मीन जितनी, वो एम से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, क्वार्टाइल डिवीजन लिखा है, क्वार्टाइल डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, 2/3 सिग्मा। ये सिग्मा का मतलब क्या होने वाला है, स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, मीन डिवीजन कितना होगा, 4/5 सिग्मा होगा, सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन। क्वार्टाइल डिवीजन कितना होगा, क्वार्टाइल डिवीजन निकालने का फॉर्मूला 2/3 सिग्मा ऊपर लिखा हुआ यही है, लेकिन वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, Q3 माइनस Q1/2 करेंगे। ठीक है, Q3 या और Q1 कैसे निकाल जाएगा, देखो Q1 के लिए फॉर्मूला होगा m माइनस 2/3 सिग्मा, m यहाँ पर मीन है, ये सिग्मा का मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन है। Q3 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, m प्लस 2/3 सिग्मा। ठीक है, और QD इज टू MD इज टू SD यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन डिवीजन और ये क्वार्टाइल डिवीजन, उसका रेशियो क्या होगा, 10:12:15। ये लास्ट वाले पॉइंट, ये जो भी पढ़े ना हम लोगों ने, ये नंबर्स आपको याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी में इस कंसेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ पर थे तो वो मैंने बता दिए। QD का मतलब होता है क्वार्टाइल डिवीजन। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है बताता हूँ। देखो सपोज अपने पास एक स्केल है, 0 से लेकर कहाँ तक है, 100 की स्केल है। ठीक है, क्वार्टाइल डिवीजन यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो क्वार्टाइल डिवीजन कैसे होंगे, इस पूरे स्केल को 0 से लेकर 100 जो लिखा हुआ है, उस मार्किंग के स्केल को हमें
4 पार्ट में डिवाइड करना है। क्वाड्रेल का मतलब क्या होता है, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सेंटर में मैं पहले क्या लिख देता हूँ, Q2 लिखा। Q2 का मतलब क्या हो जाएगा, इधर 2 पार्ट हो गया ना, एक लिया तो मतलब 2 पार्ट हो गए, लेफ्ट साइड का 2 पार्ट, इनके बीच में और एक ले लिया, ये क्या लिखा Q1, और यहाँ पे भी एक ले लिया, ये क्या हो गया Q3। तो देखो अब ये जो 0 टू लेकर 100 मार्क का जो स्केल था 4 पार्ट में आ गया, ठीक है। यहाँ से 0 से लेकर Q1 तक का एक यूनिट है, Q1 से Q2 2 है, Q2 से Q3 इक्वल है, और Q3 से लेकर लास्ट तक का, तो 4 इक्वल पार्ट हो गए। तो इसे क्या कहा जाता है, क्वार्टाइल डिवीजन। क्वार्टाइल डिवीजन के अंदर जो बीच में नंबर्स आते हैं उसको Q1 Q2 Q3 से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्वार्टाइल की जैसा डेसाइल भी होता है और पेंटाइल भी होता है, लेकिन अभी के लिए वो हमारे काम का नहीं है, तो उसे इग्नोर कर दो। क्वार्टाइल का मतलब क्या था वो मैंने यहाँ पर छोटे से कॉर्नर में बता दिया, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली हम लोग न्यूमेरिकल के ऊपर आ जाएंगे। न्यूमेरिकल भी बहुत इजी होंगे, आप लोग समझ लो, देखो बहुत इजी होते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। तो अभी यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फॉर अ नॉर्मल वेरिएट विथ मीन 2.5 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 3.5 फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4.5, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट था, सॉरी क्लोजिंग ब्रैकेट था, तो शुरुआत में ओपनिंग ब्रैकेट होना चाहिए था, और लास्ट में क्या दिख रहा है, ये सेकंड वाला पार्ट, -1.5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5.5, ठीक है। इसको भी मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन दिया है वो पहले उसे लिख लेते हैं, ठीक है। देखो नॉर्मल वेरिएट विथ मीन 2.5 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन कितना बोला गया है, 3.5, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या बोला, x रैंडम वेरिएबल है, फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर मीन कितना दिखेगा 2.5, कॉमा क्या लिखूंगा, स्टैंडर्ड डिवीजन कितना लिखूंगा 3.5, ठीक है। इतना समझा होगा। आगे m इज इक्वल टू हमें कितना दिख रहा है, मीन 2.5 होता है, इसे लिखा, और सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन होता है, उसकी वैल्यू कितनी दिख रही है हमें यहाँ पर 3.5, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ देखो, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट, तो ये 2 फाइंड लिखा, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या लिखूंगा p, ब्रैकेट में क्या लिखना है, ये सब कुछ 2 लेस देन इक्वल टू, ये स्मॉल एक्स है, इसको स्मॉल एक्स रखा, कैपिटल एक्स रखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल एक्स बना देता हूँ, लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 4.5, ठीक है। क्वेश्चन का ही पार्ट लिख दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। अभी डायरेक्टली इसका आंसर निकालने वाला काम कर देता हूँ मैं। ये क्या किया मैंने, इक्वल टू रखा, p का p रहेगा, p यानी कि प्रोबेबिलिटी के लिए स्टैंड करेगा, राउंड ब्रैकेट। देखो ये x क्या है, x इज द नॉर्मल वेरिएट, x क्या है, फिर से कह रहा हूँ मैं, ये नॉर्मल वेरिएट है। नॉर्मल वेरिएट का हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कैसे बना सकते हैं, देखो इस पेज के पीछे लिखा हुआ था, इस x से z कैसे बनेगा, z यानी कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कब बनेगा, इस x से, अगर इस x से हम लोग -m कर देंगे और अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन लगा देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस x से -m और अपॉन का स्टैंडर्ड डिवीजन लगाने पर वो जो मिलेगा वो क्या होगा, z होगा, ठीक है। तो देखो इधर कैसे चेंजेस करने होंगे फिर हमें, ये x दिख रहा है ना, x, इस x में हमें क्या लगा देना है, -m सब्ट्रैक्ट करना है, और अपॉन में सिग्मा। तो सिमिलर ये वो काम 2 पे भी होगा, देखो ये 2 लिखा, 2 से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, मीन का वैल्यू कितना है 2.5, तो यहाँ पर लिख दिया 2.5, अपॉन में क्या कर दूंगा, स्टैंडर्ड डिवीजन लगाना है, वो कितना था 3.5, तो ये 3.5 कर दिए, ठीक है। लेस देन इक्वल टू, ये x था, x माइनस कितना किया हम लोगों ने 2.5, अपॉन में कितना किया 3.5, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू कर दिया, फिर से इसके लिए 4.5 माइनस क्या कर दूंगा, देखो यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, 4.5 माइनस 2.5 अपॉन में 3.5, ठीक है। ये लास्ट में क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट इज इक्वल टू, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, p ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 4.5, ये हमें ढूंढना है। तो x उसमें उन्होंने बोला था कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, सॉरी नॉर्मल वेरिएट है, इस नॉर्मल वेरिएट का मुझे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, नॉर्मल वेरिएट से मीन सब्ट्रैक्ट करना होता है और अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन लगाना होता है, तो वो काम हम लोगों ने थ्रू आउट किया है बैलेंस होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से p लिखा, राउंड ब्रैकेट, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 माइनस 2.5 माइनस 0.5 डिवाइड बाय 3.5, इसका आंसर देखो कितना आएगा, -0.1428 दिख रहा है, तो उसको डेसिमल पॉइंट के बाद मैं सिर्फ 2 ही डिजिट लिखता हूँ, तो माइनस क्या लिखूंगा 0.14 लिखा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा अपना z बन जाएगा, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू, और ये क्या बनेगा, तो इसको कैलकुलेट कर लेते। तो राइट साइड का पार्ट कैलकुलेट करने पर हमें आंसर कितना मिलता है, देखो 4/7 यानी कि 0.57 लिख सकता हूँ मैं उसको, 0.57, ठीक है। लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सेंटर में हम लोगों ने क्या किया है, एक्स जो रैंडम वेरिएबल के साथ नॉर्मल वेरिएट था ना, उसका क्या कर दिया हम लोगों ने, z बना दिया, z यानी कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बना दिया। इसके आगे हमें क्या करना होगा, देखो एक बेल शेप बना लेना हमें, एक बेल शेप देखिए, ऐसे एक बेल शेप मैंने बना दिया, सिमेट्रिकल दिखना चाहिए। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दो, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको ऐसा मिट नहीं होना चाहिए, जो बेल का जो कर्व पार्ट दिख रहा है ना नीचे आया हुआ, उसके साथ कनेक्ट नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। इधर से आप लोग क्या करोगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दोगे,
ये जो यहाँ पर जो जीरो मार्किंग होगी ना, वहाँ पर क्या होगा, मीन होगा। मीन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और देखो इस प्लस के, सॉरी ये जो सेंटर लाइन बनाई ना हम लोगों ने, सिमेट्रिकल लाइन बनाई ना इस बेल शेप के लिए, उसके लेफ्ट साइड का उसके राइट साइड का पार्ट कितना होगा, 0.5। ये पूरा एरिया हो जाएगा, पीछे का 0.5 होगा, और राइट साइड का भी एरिया कितना होगा, 0.5। 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि बेल शेप जो भी है उसके अंदर का एरिया कितना होता है, 1 यूनिट होता है, ठीक है। तो उस बेल शेप के बारे में मैंने आपको बेसिक आइडिया बता दिया। ये हमेशा करना होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का जब भी प्रॉब्लम होगा तो ये बेल शेप आपको हमेशा बनाना है, ठीक है। तो ये 0 है सेंटर में, 0 के आगे एरिया कितना होगा, 0.5, 0 के पीछे एरिया कितना होगा, 0.5, ठीक है। तो निगेटिव वाले नंबर पीछे होते हैं, इतना हम लोग जानते हैं। तो ये नंबर क्या दिख रहा है आपको, -0.14। तो ये माइनस वाला नंबर इधर कहीं ना कहीं स्टैंड करेगा ना, तो -0.14 मैंने लिखा, यूनिट के हिसाब से नहीं लिख रहा हूँ, साइन के हिसाब से मैंने पीछे वाली लाइन पे -0.14 लिखा, ठीक है। और ये 0.57 कहाँ पे होगा, इस ओरिजिन के आगे होगा। तो 0.57 मैंने अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर मार्क किया, ठीक है। ये वाला पॉइंट मार्क किया और ये वाला पॉइंट मार्क किया। उन पॉइंट से मैं एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। उन पॉइंट से मैंने एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर दी। तो हमें उन दो वर्टिकल पॉइंट्स के बीच का जो भी एरिया आता है ना, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। इतना समझा। तो वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए एक टेबल होता है, या फिर ये वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है कभी कभी। वो टेबल से कैसे कैलकुलेट करके देखो, यहाँ पर टेबल इस तरीके से आता है। टेबल की हेडिंग में दिया होता है एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, ठीक है। तो देखो एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, हम लोग ये स्कूल से जानते हैं। और ये 0 के पीछे वाला पार्ट आप लोग क्या कहोगे, पीछे आने के कारण ये माइनस, माइनस क्या, ये साइन है, नंबर के लिए माइनस लिखा हो, लेकिन एरिया कभी निगेटिव होता है क्या, नहीं। ठीक है, एरिया कैसे होता है, प्लस होता है। तो मुझे ये 0 से लेकर 0.14 तक का एरिया ढूंढना है। क्या कहा, ये बीच में 0 है ना, 0 से लेकर कहाँ तक का एरिया ढूंढना है, 0.14 तक का। वो एरिया कितना होगा, अगर मैं 0.14 ये लाइन यहाँ पे लगा देता हूँ ना, यहाँ 0 राइट साइड में जितना एरिया होगा ना 0.14, उतना एरिया पीछे, राइट। इसका मतलब ये जो लेफ्ट साइड मैंने फिर से जो शेड किया है ना, उसका एरिया क्या लिखूंगा मैं, 0 टू 0.14। क्या कहूँगा, 0 टू 0.14। जो मैं एरिया लिखूंगा ना 0 टू 0.14, उसी में मुझे कौन सा एरिया ऐड करना होगा, 0 टू 0.57, 0 टू 0.57, ठीक है। इतना समझा। तो डायरेक्टली आप लोग इसके पीछे क्या लिखोगे, इसके पीछे क्या लिखोगे, एरिया, एरिया बिटवीन, बिटवीन क्या लिखा, 0 टू 0.14, ठीक है। एरिया बिटवीन 0 टू 0.14 प्लस लिखा, प्लस लिखा एरिया बिटवीन 0 टू 0.57 राउंड ब्रैकेट में, ठीक है। जो नंबर से उनको मैं राउंड ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। फिर से बताता हूँ, देखो ये जो बेल शेप हम लोगों ने लिया था, यहाँ पर ये निगेटिव नंबर होने के कारण मैंने 0 के पीछे लिखा, कहीं पर तो मैंने मार्क किया रैंडमली 0.14 निगेटिव नंबर है तो। और राइट साइड में क्या था, 0 के आगे 0.57 था, तो वहाँ से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी थी, एरिया शेडेड किया था। फिर कहा था कि इनके अंदर का जो भी एरिया होगा वही हमें ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बोला एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है मिडल वाली, उसके पीछे वाला एरिया ये तक का, ये कहाँ तक जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 0.14 तक जा रहा है। तो हम लोग वो टेबल में से कैसे ढूंढेंगे, 0 से लेकर 0.14 तक का ढूंढेंगे। और इस सिमेट्रिक वाले लाइन के आगे का एरिया कितना आ रहा है, 0 से लेकर 0.57 तक का। लेकिन दोनों के बीच में एडिशन होगा ना, तो इसके कारण हम लोगों ने उससे वैसे लिखा एरिया बिटवीन 0 टू 0.14 प्लस एरिया बिटवीन 0 टू 0.57। अभी ये एरिया डायरेक्टली हमें टेबल में से आ जाएगा, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, देखो इसका आंसर लिख रहा होता। नेक्स्ट पेज पे मुझे क्या लिखना है, फिर से ये लेफ्ट साइड का प्रोबेबिलिटी लिखना होगा, ठीक है। इस पेज में लिख लेता हूँ, लेफ्ट साइड में पी ऑफ क्या लिखूंगा, 2 लेस दैन इक्वल टू एक्स लिखा, लेस दैन इक्वल टू 4.5 किया, ठीक है। इज इक्वल टू ये नंबर्स तो हमने लिखा था एरिया बिटवीन, क्या क्या वो लिखा हुआ है। अभी डायरेक्टली हम लोग नंबर जोड़ देंगे। पहला लाइन क्या दिख रहा है, एरिया बिटवीन 0 टू 0.14 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दो टेबल पे ठीक से आप लोग, 0.14 था ना, 0.14। देखो ये 0.1 का दिख रहा है जेड, 0.1 और 4 इधर से देखोगे। 0.1 में हमें क्या ऐड करना होगा, ये वाला रो का वैल्यू ऐड करना है। 0.1 प्लस 0.04 कितना होगा, 0.14 होगा। तो उनमें कॉमन कौन सी वैल्यू आ रही है, रो और ये कॉलम देखो, ये वाला रो देखो और ये वाला कॉलम देखो, कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है दोनों में, 0.0557, ठीक है। तो वो नंबर यहाँ पे प्लस के पीछे वाले पार्ट के लिए लिखा जाएगा 0.0557 लिखा जाएगा, ठीक है। 0.0557 लिखा जाएगा। 0.01 दिख रहा है इधर आपको, और इधर से क्या दिख रहा है, 0.04 दिख रहा है। दोनों का कॉमन कौन सा आ रहा है, रो और कॉलम में 0.057 लिखा, 0.0557 लिखा, ठीक है। प्लस इसमें ऐड क्या करना है आपको, एरिया बिटवीन 0 टू
0.57 ऐड करना है, 0 to 0.57, मतलब 0.5 ऐसा कॉलम में होगा और 0.07 यहाँ ये वाले इसमें होगा, ठीक है, रो में होगा। ये 0.07 का रो दिख रहा है इधर, और इधर कॉलम दिख रहा है 0.5 का, तो उनके बीच में कॉमन कौन सा नंबर दिख रहा है आपको? 0.2157, ठीक है। 0.2157 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, प्लस के आगे 0.2157, बस इसका एडिशन कर दो। इसका एडिशन करने पर ये जो लेफ्ट साइड का प्रोबेबिलिटी है उसका आपको आंसर मिल जाएगा। जो क्वेश्चन मैंने अभी लिया है वो एग्जाम में आने के चांसेस नहीं होंगे, लेकिन वो क्यों लिया, बेसिक आपको ये जो एरिया अंडर द कर्व कैसे निकाला जाता है ना, उसका कंसेप्ट समझने के लिए ये लिया है, ठीक है। इसके जैसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा, एग्जैक्टली जो अभी करवाया वो नहीं आएगा, लेकिन इसके जैसा क्वेश्चन घुमा फिरा के आने वाला है, जो मैं इसके बाद लेता हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी पहले इसको ऐड कर लो आप लोग। तो इसका एडिशन हमें मिलेगा 0.2714, ठीक है। ये है अपना फाइनल आंसर 0.2714, इसे अंडरलाइन करके रख लेता हूँ। इसके बाद इसी के जैसा दूसरा भी प्रोबेबिलिटी हमें पूछा हुआ था, देखो क्वेश्चन के अंदर ये दूसरा वाला, उसे भी सिमिलरली हमें सॉल्व करना होगा। एक्स दिख रहा है, एक्स क्या बोला हुआ था? नॉर्मल वेरिएट। जब भी नॉर्मल वेरिएट दिखते हैं तो उसका हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्जन करना ही होगा, ठीक है। तो ये सेकेंड वाले पार्ट के लिए मैं ये आगे वाला काम करूँगा, सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक है। सेकेंड वाले पार्ट के लिए हमें क्या लिखना होगा? सेकेंड वाला क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले तो। पी ऑफ क्या? -1.5 लेस देन इक्वल टू था, ठीक है। देखो -1.5 लेस देन इक्वल टू एक्स था, और फिर से लेस देन इक्वल टू फॉर 5.5 था, ठीक है। इज इक्वल टू कर देता हूँ मैं, पी का लिखा -1.5 माइनस एम करना है, एम कितना था? 2.5, ठीक है। अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन कितना होगा? 3.5 लेस देन इक्वल टू ये एक्स माइनस 2.5 मीन की वैल्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू 3.5 लेस देन इक्वल टू, अगेन लेस देन इक्वल टू, उसके आगे का पार्ट में नीचे लिख रहा हूँ, वो कितना था? 5.5 माइनस 2.5 डिवाइड बाय 3.5 राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू कर देता हूँ, पी ब्रैकेट डाला, ये कितना होगा? देखो -1.5 -2.5 -3 पॉइंट कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा ऊपर, तो न्यूमरेटर में वैल्यू होगी -4 डिवाइड बाय 3.5 हमें करना है, ठीक है। तो उसका आंसर देखो कितना आएगा? -1.14, डेसिमल पॉइंट के बाद मैं 2 ही डिजिट लिखूंगा, -1.14 मिला। ये लेस देन इक्वल टू, इसे हम x लिखा हुआ है ना, तो ये क्या बनने वाला है? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट z, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू लिखा, 5.5 माइनस 2.5 डिवाइड बाय क्या करना है मुझे इस बार? 3.5 कर देना है, ठीक है। तो देखो कर देता हूँ, 2.5 डिवाइड बाय 3.5, तो वो होएगा 0.71। यहाँ पर लास्ट में 5.5 माइनस 2.5 यानी कितना होगा? वो 3 होगा, 3/3.5, आंसर कितना मिलेगा? 0.857 मिल रहा है। तो उसे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख रहा हूँ, तो दूसरा डिजिट राउंड अप करके ही लिख दूंगा, 0.86 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 0.86 आएगा, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहीं पे मैं बेल शेप डायग्राम बता दे रहा हूँ, रफ डायग्राम बनाने के बजाय यहीं पे बना देता हूँ। ये बेल शेप डायग्राम बनाया, बीच में एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर दी, इससे यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन इस बेल शेप के लास्ट में जो आए पार्ट है उसको कनेक्ट नहीं होना चाहिए, बीच में क्या रहेगा? 0 रहेगा। अब ये माइनस नंबर है, माइनस नंबर होने के कारण 0 के पीछे होगा कहीं ना कहीं, तो वो -1.14 लिखा, और ये प्लस नंबर है, 0 के आगे होगा कहीं ना कहीं, वो 0.86 लिखा, ठीक है। उन पॉइंट से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, मान के चलो पॉइंट यहाँ था, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना बेल शेप के नीचे, इन बिटवीन -1.142 से लेकर 0.86, वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्टली इज इक्वल टू लिखा, इसके पीछे जो मेन क्वेश्चन दिया था वो था, यहाँ पे डायरेक्टली कैसे लिखूंगा? देखो एरिया लिखा मैंने, एरिया बिटवीन, अभी एरिया बिटवीन व्हाट? -1.14 से लेकर पहले 0, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो 0 से लेकर 1.14 जितना एरिया होगा, ठीक है, वही एरिया हमें इक्वल टू के आगे भी मिलेगा ना, मतलब इस 0 के आगे भी मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1.14, तो वही एरिया मुझे सामने भी मिलेगा, लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं होता है, तो 0 के पीछे 1.14 तक का जितना एरिया, मतलब 0 के आगे 1.14 तक का एरिया उतना ही होगा, ठीक है। तो वो एरिया हम लोग डायरेक्टली टेबल में से निकालेंगे, ठीक है। देखो टेबल के लिए हमें ये पेज की ज़रूरत पड़ेगी। वैल्यू क्या दिख रही है? 1.14, तो 1.1 देखो आप लोग पहले तो, ये 1.1 का रो देखना है अप टू कहाँ तक? ये 0.4 के कॉलम तक, ठीक है। उनमें कॉमन नंबर कौन सा होगा? देखो ये 1.1 इधर से, और ये 0.14, ये 0.04 वाला हमें इसमें ऐड करना होगा। 0.04 वाला अगर इसमें ऐड करते तो 1.14 बन जाएगा ना। देखो ये 1.1 और ये 0.4, तो ऐड करते तो कितना हो जाता है? 1.14 हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग उन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा दिखाई देगा आपको? 1.1
0.3729, 0.3729, ठीक है, तो वो उसे हमें लिखना होगा 0.3729 लिखेंगे हम लोग। एरिया बिटवीन क्या लिख लेता हूँ मैं, 0 to 1.14 प्लस, ठीक है, वो कितना आया था, 0.3729 आया था प्लस। चलो ठीक है, अभी क्या लिखेंगे आगे, एरिया बिटवीन, एरिया बिटवीन क्या कर देंगे, 0 से लेकर 0.86, 0 to 0.86, ठीक है। देखो ये पहला वाला पार्ट क्या दिख रहा है, 0 to 1.14, यानी कि 0.86 के आगे, लेकिन भले ये आगे हो, लेकिन ये आगे वाला नहीं लिया गया है। कौन सा लिया गया है, पीछे वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पीछे वाला इसमें ऐड किया जा रहा है ना, इसके कारण। और एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, इतना याद रखना, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, एरिया बिटवीन 0 to 0.86 लेना है, 0 to 0.86, 0.8 इधर है, ठीक है, तो 6 कौन सा होगा, ये 0.6 वाला दिख रहा है आपको, 0.8 इधर, 0.86 मतलब ये वाला एरिया कॉमन, 0.3051, 0.8 में क्या ऐड करोगे, 0.06 ऐड करोगे, 0.8 में अगर 0.06 ऐड करते हो तो रिजल्ट क्या होगा, 0.86 होगा ना। तो उनके बीच में कॉमन आया हुआ एरिया कौन सा दिख रहा है आपको, कॉमन नंबर, ये क्या है, 0.3051, 0.3051, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, 0.3051, ठीक है। इनका मैं एडिशन कर दूंगा, तो इनका एडिशन करने पर जो आंसर होगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर मिलता है हमें 0.678, 0.678, ये आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 1000 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन आर फाउंड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। यहाँ पे फोकस करना नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इस वर्ड के ऊपर, ठीक है। विथ मीन दिया हुआ है 70 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 5, एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पूछा है। 1000 में से क्या पूछा हमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज मार्क्स विल बी, जिनके मार्क्स किसके बीच में होंगे, इन बिटवीन 60 to 75 हो गए और मोर देन 75 हो गए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी ऐसे बच्चों की जिनको 60 और 75 के बीच के मार्क्स मिले हुए, और ऐसे बच्चों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिनको 75 से ज़्यादा मार्क्स मिले। जो प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी इन दोनों पार्ट की, तो उसको हम लोग इस 1000 से मल्टीपल कर देंगे। तो जो उन्होंने पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज मार्क विल बी इन बिटवीन, वो वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने बता दी, अभी इसको सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो आंसर के लिए मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा। ये क्या लिखा मैंने, हियर लिखा, एक्स रैंडम वेरिएबल है जो क्या फॉलो कर रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, विथ मीन, मीन कितना दिया था 70, और स्टैंडर्ड डिवीजन कितना दिया था 5, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एम की वैल्यू कितनी है, एम मतलब मीन होगा, 70 लिखा, स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा होगा, वो कितना लिखा मैंने यहाँ पर 5 लिखा, ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन 5। इतना डेटा समझा आपको। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट लिखा मैंने, लेट फाइंड लिखा, पी लिखा, लेट फाइंड व्हाट, हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बाद में आएगा। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे ऐसे स्टूडेंट की जिनको 60 और 75 के बीच के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो क्या करना होगा यहाँ पर, लेट फाइंड पी ऑफ 60 लेस देन इक्वल टू, ठीक है, 60 को पकड़ कर ना, यहाँ पर एक्स होगा, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 75 होगा, ठीक है। लेट फाइंड लिखा है, तो मैंने पीछे फिर से वही लिखा, पी 60 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 75, इक्वल टू कर देता हूँ, पी लिखा, इसे ओपनिंग ब्रैकेट कर देता हूँ, 60 माइनस क्या करेंगे 70 करेंगे, अपॉन में क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ये x होगा, x माइनस कितना होगा मीन का 70 का वैल्यू, ठीक है, मीन 70 था, अपॉन में कितना करेंगे 5 कर देंगे, लेस देन इक्वल टू, इधर 75 माइनस 70 अपॉन का ये 5 का वैल्यू, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इक्वल टू पी। ये पिछले सम जैसे ही हो रहा है बिल्कुल, ये वर्ड्स में दिया प्रॉब्लम बस। 60 माइनस 70 कितना आएगा, 60 माइनस 70 माइनस 10 बाय 5 कितना लिखोगे, -2 लिखोगे, ठीक है। बीच में हमें लिखना होगा ये z लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे z लिखेंगे, और ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 माइनस 75, 5 डिवाइड बाई 5 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -2 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब हमें क्या लिखना होगा, देखो यहीं पे मैं बेल शेप बना देता हूँ, ये एग्जाम में इस तरीके की बनाने की ज़रूरत है नहीं आपको, लेकिन मैं यहाँ पर समझने के लिए बना दे रहा हूँ, ठीक है। इसी पेज पर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस कर्व पार्ट को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इधर 0 -2 पीछे होगा कहीं ना कहीं, इधर -2, ये 0 के आगे 1 होगा कहीं ना कहीं, इनके बीच का एरिया, ठीक है, इनका बीच का एरिया। तो 0 से लेकर -2 का एरिया मतलब क्या, 0 से लेकर 2 तक का एरिया, ठीक है, जो कि हमें टेबल से मिलेगा, और उसी में क्या ऐड करना है 0 से लेकर 1, ठीक है। तो ये कैसे लिखोगे, ये एरिया हमें निकालना है बेसिकली, ठीक है। ये डायग्राम रफ होता है, एग्जाम में इसे ठीक से बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इधर कैसे लिखोगे, एरिया बिटवीन क्या कर दोगे, एरिया बिटवीन 0 to
2 किया, ठीक है, भले ये -2 दिख रहा हो, 0 से लेकर 2 आगे भी होगा ना, जितना एरिया आगे होगा लेकिन वो पीछे होगा, क्यों? क्योंकि -2 है इसके कारण। प्लस क्या लिखोगे? एरिया बिटवीन व्हाट 0 to 1, ठीक है। 0 to 2 का एरिया जितना आगे होगा ना, लेकिन वो आगे नहीं लेना, पीछे लेना है, क्यों? क्योंकि -2 दिया है इसके कारण। और उसी में कौन सा ऐड करना है आपको? 0 से लेकर 1 तक का एरिया ऐड करना है, और ये वैल्यू आपको डायरेक्टली टेबल में से मिल जाएगी। एरिया बिटवीन 0 to 2, देखो यहाँ पर 0 से लेकर 2 तक का ये 0 0 दिख रहा है ना, तो यही कॉलम देखोगे किसमें, कहाँ तक? 2 तक। तो देखो वो वैल्यू कितनी होगी? 0.4772 होगी। ये z की वैल्यू है ना, ये 2 तक 0.4772, तो वो लिख लेता हूँ। 0.4772 लिखा, प्लस 0 to 1 कौन सा आएगा? ये 0.3413, 0.3413, ठीक है। इनका कर दो एडिशन, इनका एडिशन करने पर आंसर देखते हैं कितना मिलता है हमें। 0.4772 प्लस 0.3413, ठीक है, इक्वल टू कर देता हूँ 0.8185 आएगा। कितना आएगा? 0.8185, 0.8185। ये क्या मिला? प्रोबेबिलिटी मिला। ये किसका? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मार्क्स, मतलब ये मार्क्स, मतलब देखो ये प्रोबेबिलिटी मिली किसकी? मार्क्स लाने के लिए, मतलब 60 से ज़्यादा और 70 से कम, इन बिटवीन 60 to 75 मार्क्स लाने वाले बच्चों की ये प्रोबेबिलिटी मिली हमें, ठीक है। तो आगे कैसे लिख सकते हैं हम लोग? देयरफॉर लिखा, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखूंगा, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग marks between 60 to 75 is equal to कैपिटल N, और ये P मतलब ये 60 to 75 इनके बीच में मार्क्स लाने वाले बच्चों की प्रोबेबिलिटी निकाली, उसको हम लोग N से, यानी कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए थे उससे मल्टीपल कर देंगे। तो वो कितने दिए होते? 1000 इंटू क्या किया जाएगा? 0.8185, ठीक है। तो वो मल्टीपल करने पर आंसर कितना होता है? 818.5। 0.5 तो स्टूडेंट होता नहीं है, ठीक है, तो हम लोग इसको बढ़ा देंगे, कम तो नहीं करेंगे, बढ़ा देंगे। कितना होगा? 819 होगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। यानी कि 1000 में से 819 इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट तो होंगे जिनको 60 और 75 बीच के मार्क्स मिल जाएंगे। एक आध स्टूडेंट क्या कर सकता है? ये 818.5 है ना, तो ये 0.4 को बढ़ाएगा नहीं, वो 818 भी रख सकता है। उस केस में भी आंसर कंसिडर किया जाएगा, सही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट आंसर होते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, एक्यूरेट आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। तो जैसे कैलकुलेशन होगा, जितने डेसिमल प्लेसेस लिया उसके डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से आपको आंसर मिलता है। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ था? मोर देन 75, मतलब फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मोर देन 75। तो पहले तो मोर देन 75 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ लेट फाइंड ऐसे लिखूंगा, नाउ लेट फाइंड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, एक्स क्या मार्क्स है, किससे? 75 से ज़्यादा, ठीक है। 75 पकड़ लेते हैं, 75 से ज़्यादा चाहिए यहाँ पर लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये एक्स तो नॉर्मल वेरिएट है, इसका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ये पी लिखा, फिर से एक्स माइनस क्या करूँगा मैं? 70 करूँगा, अपॉन में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू, यहाँ पर ये 75 था, 75 माइनस 70 करेंगे, अपॉन में कितना आएगा? 5 आएगा, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो नीचे पी लिखना होगा, पी लिखने के बाद एक्स माइनस 70 अपॉन 5, ये क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 75 माइनस 70, 5/5 1, ठीक है। तो इस तरीके से वो हमें मिलेगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड है, ठीक है। तो इसके बाद हमें बेल शेप डायग्राम बना देना है। ये बेल शेप डायग्राम बना दिया, ये उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस कर्व पार्ट को कनेक्ट नहीं करनी है, यहाँ पर 0 होगा। जेड कैसे? 1 से ज़्यादा है, तो इधर मैं 1 मार्क कर देता हूँ। चलो ये 1 मेरा मार्क हो गया। जेड कैसा है? 1 से ज़्यादा, मतलब ये वाला पार्ट होगा पूरा, ये वाला पार्ट होगा। 1 से ज़्यादा है ना, तो ये वाला पार्ट होगा। हमें यही ढूंढना है, ठीक है, हमें यही ढूंढना है। 1 से ज़्यादा है ना, वो ढूंढना है। वो कैसे ढूंढोगे? देखो मैंने क्या बताया था शुरुआत में जब बेल शेप ड्रॉ किया था, बेल शेप के आगे वाला पार्ट, आधा वाला हिस्सा कितना है? 0.5, और पीछे वाला हिस्सा 0.5, दोनों मिलकर कितना होगा? 1 होगा। यानी कि एरिया अंडर द दिस बेल का कितना होता है? 1 होता है। लेकिन हम लोग सिर्फ आधे वाले की बात करते हैं, ये आधा वाला कितना? 0.5। तो उस 0.5 में से मैं क्या कट कर दूंगा? 0 से लेकर 1 कट कर देता हूँ, तो मुझे 1 के आगे वाला मिल जाएगा ना, ठीक है। पॉइंट समझा आपको? पूरा हाफ कितना? एक हाफ कितना? राइट साइड का 0.5। 0.5 में से हम लोग 0 to 1 काट देंगे, कट करेंगे, कम करेंगे, तो हमें ये 1 के आगे वाला जेड मिल जाएगा। जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला है ना, ठीक है। तो वो देखो वो कैसे लिखोगे? 0.5 माइनस एरिया बिटवीन क्या करना है आपको? 0 से लेकर 1 तक का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है,
समझा ये, क्योंकि हमें ये वाला पूछा है ना, ये वाला पूछा है, तो पूरा 0.5 में से 0 to 1 काट देता हूँ तो ये 1 के आगे वाला मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू लिखा, ये 0.5 लिखा, माइनस किया एरिया बिटवीन 0 to 1। 0 to 1 एरिया देखते कितना आया है, 0.3413, 0.3413। ठीक है, वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 0.3413 आएगा। इसका सब्ट्रैक्शन करने पर देखते हैं आंसर कितना मिलता है। उसका आंसर आएगा 0.1587, 0.1587। ये क्या मिला हमें, प्रोबेबिलिटी मिला किसका, स्टूडेंट्स का 75 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले का प्रोबेबिलिटी मिला। ठीक है, तो इसके आगे क्या लिखूँगा मैं, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स मोर देन 75 मार्क्स इज, क्या लिखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 75 मार्क्स इज, क्या होगा वो, इक्वल टू n.p, n 1000 है और इस केस में आया हुआ p। ठीक है, इस केस में प्रोबेबिलिटी कितना आया हुआ है, 0.1587। ठीक है, तो 1000 से मल्टीपल करें तो ये कितना हो जाएगा, 158.7, 0.5 से ज़्यादा है तो 5 से ज़्यादा होता तो एक नंबर बढ़ा देते तो कितना हो जाएगा, 159। ठीक है, उसे अंडरलाइन करके रख लेते हैं, ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, अ मैन्युफैक्चरर नोज फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस दैट द रेजिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर ही प्रोड्यूसेस इज नॉर्मल। देखो यहाँ पर अंडरलाइन किसे करना है, इस नॉर्मल इस वर्ड को, नॉर्मल विथ यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा, नॉर्मल विथ म्यू इज इक्वल टू मीन, म्यू का मतलब क्या होता है, मीन 100 ohms एंड स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा इज इक्वल टू 2 ohms। व्हाट परसेंटेज ऑफ रेसिस्टर विल हैव रेजिस्टेंस बिटवीन 98 ohms एंड 102 ohms। ठीक है, तो देखो इसका आंसर सॉल्व करने के लिए हम लोग इस एरो से शुरुआत करेंगे। नॉर्मली वर्ड दिख रहा है यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सम होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हियर एक्स फॉलोस, देखो हियर एक्स फॉलोस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 100, 2। ठीक है, एम में क्या लिखूँगा यहाँ पर 100, सिग्मा कितना लिखूँगा 2, यूनिट नहीं लिखा तो भी चलेगा इस केस में। इसके बाद हमें क्या करना है, 2 फाइंड। ठीक है, 2 फाइंड में यहाँ पे पी आएगा। परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज कब होगा, जब इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, आए हुए प्रोबेबिलिटी का अगर हम लोग 100 से मल्टीपल कर देते हैं यानी कि परसेंटेज भी आ जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, इन बिटवीन 98 to 102, तो ये 98 लिखा, लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, 102 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद आए हुए प्रोबेबिलिटी को हमें 100 से मल्टीपल करने पर उन्होंने पूछा हुआ रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इक्वल टू पी का पी लिखा, 98 माइनस क्या करना है मुझे, ये 100 करना है अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन 2, फिर क्या करूँगा, लेस देन इक्वल टू, बीच में क्या लिखा मैंने, x माइनस 100/2 किया, लेस देन इक्वल टू 2, और ये 102 माइनस क्या करूँगा, ये 100 कर दूँगा अपॉन का ये 2, लास्ट में ये इधर राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, समझ लो ये क्या लिखा होगा, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इधर p लिखा, 98 माइनस 100 -2 डिवाइड बाई 2 -1, लेस देन इक्वल टू ये z बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू 102 माइनस 100 2 होगा, 2/2 1। ठीक है, ये बनेगा। तो इसके इक्वल टू में हमें क्या लिखना है, देखो इसको आगे समझने के लिए हम लोग बेल शेप डायग्राम बना लेंगे। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट आ गया ना, जेड लिखा तो बेल शेप आएगा। ठीक है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कनेक्ट नहीं करनी है, ये सिमेट्रिकल लाइन डाल दी, पीछे वाला एरिया 0.5, आगे वाला एरिया 0.5, बीच में क्या होगा, 0 होगा। देखो ये क्या लिखा हुआ है, -1 पीछे जाना है तो -1 इधर लिखा, और उतना ही +1 आगे जाना है, तो इन बिटवीन -1 to 1 एरिया निकलना। अभी ध्यान दो, एरिया 0 to 1, जितना एरिया 0 to 1 है उतना एरिया 0 to -1 पे रहेगा। एरिया कान में नेगेटिव, एरिया नेगेटिव होता ही नहीं है, बस जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। 0 to 1 पे राइट साइड पे जितना है उतना ही एरिया 0 to -1 पे पीछे है। ठीक है, सो मतलब देखो 0 to 1 जितना राइट साइड, 0 to -1 उतना ही पीछे, मतलब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं एक तरीके से, 2 टाइम्स ऑफ एरिया बिटवीन 0 to 1 ही लिख सकते हैं ना डायरेक्टली, 2 टाइम्स ऑफ एरिया बिटवीन 0 to 1। ठीक है, ये बेल शेप में रफ बनाया था आपको समझने के लिए, तो ये जो एरिया होगा वो आपके काम का है। ठीक है, तो इस बेल शेप को मैं हाइड कर लेता हूँ, ऊपर कर लेता हूँ। तो देखो ये क्या लिखा, 2 टाइम्स ऑफ एरिया बिटवीन 0 to 1 लिखा, 2 टाइम्स क्यों, क्योंकि जितना आगे की तरफ है, इधर से जितना आगे की तरफ है उतना ही पीछे की तरफ होगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा हम लोगों ने, 2 टाइम्स ऑफ एरिया बिटवीन 0 to 1। बस एरिया बिटवीन 0 to 1 कैलकुलेट कर लो कितना आता है, 2 ×
ये टेबल में चेक कर लो, एरिया बिटवीन 0 to 1 कितना दिया हुआ उन्होंने, 0.3413, ठीक है। ये 0 से लेकर कहाँ तक जाना हमें, 1 तक जाना है, 0.3413 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, 0.3413, 0.3413, वो उल्टा हो गया लिखने में। इसको हम लोग बाहर वाले 2 से मल्टीपल करें तो कितना होगा, 3 2 6, ये 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6 और ये 0 शुरुआत का, ठीक है। 0.6826 आया आंसर, इसे मैं अंडरलाइन कर लिखता हूँ। लास्ट लाइन अपना क्या होगा, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ रेसिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस बिटवीन 98 एंड 102 इज, इस वैल्यू को 100 से मल्टीपल करके जो रिजल्ट आएगा वो, ठीक है। देखो यहाँ पर फाइनल आंसर लिख दिया है, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ रेसिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस बिटवीन 98 एंड 102 ओम इज 0.6826 इंटू 100, 68.26%, ठीक है। यहाँ पर ये अपना फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाता है। लास्ट के जो 2 प्रॉब्लम करवाया हम लोगों ने वो एग्जाम में आने के चांसेस हो गए। पहला भी क्वेश्चन आने के चांसेस, पहला भी सेम ही है ना, पहला से क्वेश्चन सिर्फ प्लेन दिया हुआ था, डायरेक्टली दिया है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा वर्ड्स में घुमा फिरा के दिया है, मतलब तीनों क्वेश्चन आज के लेक्चर में जो हमने किए वो एक ही कंसेप्ट के थे। और मैं आप लोगों से इतना कहूँगा कि आप लोग एक ही कंसेप्ट के ऊपर मिनिमम 3 से 4 सम किया करना, तब जाके वो कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझेगा। तो ये लेक्चर हम लोग अभी के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी एग्ज़ाम में आने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, या फिर पेपर में आए हुई प्रॉब्लम करेंगे। तो ये लेक्चर में अभी के लिए रुकता हूँ। कंसेप्ट में कहीं पे डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अगर लेक्चर सबको अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी किया करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।